नमस्कार साखी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पार्लियामेंट डायरी में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर संसद के दोनों सदनों से जुड़ी कार्यवाही की बड़ी बातों पर। पाकिस्तान में तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में अनेक लॉन्च पैडों पर बड़ी संख्या में आतंकवादी मौजूद हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में इस तरह की 143 घटनाएं, 2019 में 138 घटनाएं और 2020 में 51 घटनाएं घटी। वहीं 2021 में 34 ऐसे मामले सामने आए हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान और भारत पिछले करीब एक साल से नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर संघर्ष विराम का पालन कर रहे हैं। क्या एलओसी पर पाकिस्तान ने बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और क्या आतंकवादियों ने सीमा पार से लॉन्च पैडों से घुसपैठ की कोशिश की है? इस बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, मांगी गई जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील अभियान संबंधी मामले से संबंधित है और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इसे बताया नहीं जा सकता। हालांकि नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र सरकार एलओसी पर सुरक्षा हालात की नियमित समीक्षा करती है और आतंकवादियों समेत अन्य खतरे वाले तत्वों की किसी भी हरकत को नाकाम करने के लिए एहतियाती कदम उठाती है। इसके अलावा राज्यसभा में मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने के सरकार के दावों पर प्रश्न उठाते हुए जानना चाहा कि यदि ऐसी ही बात थी तो विस्थापित कश्मीरी पंडितों की आज तक घाटी में वापसी क्यों नहीं हो पाई। विपक्षी सदस्यों ने राज्य में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार के साथ ही राज्य का दर्जा बहाल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। हालांकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद और पत्थरबाजी कम होने तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास होने का दावा करते हुए कहा कि पहली बार यह संभव हो पाया कि राज्य में पंचायती चुनाव कराए जा सके। इसके अलावा सरकार ने मंगलवार को कहा कि प्रत्येक भारतीय जनगणना संबंधी प्रश्नों के जवाब देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है और जनगणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी यानी एनपीआर की कवायद को सुगम तरीके से पूरा करने के लिए राज्यों के सहयोग से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि राज्य सरकारें जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना की कवायद को करने, उसमें सहायता करने या नजर रखने के लिए जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति करती है। जनगणना में मकानों को सूचीबद्ध करने और एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक पूरी की जानी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी आने से इसे स्थगित करना पड़ा था। हालांकि सरकार ने अभी तक जनगणना के नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने और सड़क आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 62,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम चल रहा है। गडकरी ने आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न भारत बनाने के मोदी सरकार के संकल्प के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि साल 2024 तक भारत का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा, जिससे विकास और आर्थिक वृद्धि होगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि हमारे रोड हमारे प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। और मुझे पता है कि इसके कारण रोजगार भी निर्माण होगा, इसके कारण ग्रोथ भी होगी, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इसके कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसके साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। फारूक साहब, मैं आपको अनुरोध करूंगा, केवल जम्मू कश्मीर में हम 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अभी जो झोजिला टनल बन रही है, मैं पहली बार मुझे सौभाग्य मिला कि आपका कश्मीर ने जन्नत है, कितना सुंदर है। और कारगिल के नीचे पहाड़ी पर ऊपर बाबा अमरनाथ का वो दिखता था और वहां से मैं टनल का निरीक्षण कर रहा था
और पूरा लद्दाख और लेह से लेकर श्रीनगर आने तक कितनी कठिनाइयां थी। अब वो झेड़मोर भी टनल पूरी हो रही है। जोजिला टनल में इस समय 1000 लोग अंदर जाकर काम कर रहे हैं -8 डिग्री में, और 2026 का काम पूरा होने की डेट थी। मैंने उनको कहा कि 24 के पहले पूरा करो, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक काम हो जाएगा। लद्दाख और लेह में आने के पहले अगर हम शिमला से हम लोग अगर मनाली तक जाते हैं तो मनाली में हमारी टनल बनी है अटल टनल। पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में जा रहे हैं। और वहां से अटल टनल से निकलने के बाद हिमालय के ऊपर से वही इतना सुंदर है जो तो मैं अपने आंखों में पूरी तरह समा नहीं सका कि पूरे वहां 4 टनल बना रहे हम लद्दाख लेह पर आने के लिए, रोड बना रहे, पूरा काफी बना है। और लद्दाख लेह से डायरेक्ट कारगिल, कारगिल से झेड़मोर, और झेड़मोर से श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम लोग बड़ा हाईवे बना रहे हैं, उसमें 5 टनल बना रही है। काफी कुछ काम पूरा हुआ है। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि वहीं ये जब टनल हमारी यहां से श्रीनगर से हम जम्मू की तरफ जाएंगे तो उसके बीच में कटरा के पहले हम जो दिल्ली से कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हो गया है। अब कश्मीर के भी काम अवार्ड हो गए हैं, और वहां से लेकर हम कटरा से पूरा श्रीनगर से वापस हम अमृतसर के द्वारा दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई को हाईवे को लग जाएंगे। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लद्दाख और लेह से हम लोग श्रीनगर आने के बाद श्रीनगर से डायरेक्ट वहां से निकलकर हम मुंबई चले जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये साल समाप्त होने के पहले मेरी कोशिश होगी कि श्रीनगर से आप 20 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे, ऐसा काम हो। हमारे लिए खुशी की बात है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इसी साल हम दिसंबर के पहले कर सकेंगे। इसके अलावा विपक्ष ने नागर विमानन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार को इसके लिए अधिक धन खर्च करना चाहिए। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार नीति बनी और आज गरीब आदमी का भी हवाई सफर करने का सपना पूरा हो रहा है। लोकसभा में साल 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वह यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा अभियान के लिए नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने चीन में सोमवार को हुए एक विमान हादसे का हवाला देते हुए कहा, चीन में विमान हादसा हुआ, उसे देखते हुए सुरक्षा एक चिंता का विषय है, सुरक्षा को लेकर पैसा ज्यादा खर्च होना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि काले धन पर श्वेत पत्र लाने का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है। काले धन पर श्वेत पत्र लाने संबंधी एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को यह जानकारी दी। काले धन पर लगाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस लड़ाई में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके अलावा सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं और यूजी यानी स्नातक स्तर मेडिकल सीटों की संख्या 75% बढ़कर 89,875 हो गई है, जो 2014 से पहले 51,348 थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। मेडिकल की पीजी यानी स्नातकोत्तर सीटों की संख्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी संख्या 2014 से पहले 31,185 थी, जो अब 93% बढ़कर 60,202 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं और जब छात्र विदेशी चिकित्सा योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें भारत में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकृत होने के लिए विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा यानी स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करना होता है। मांडविया ने कहा कि मेडिकल सीटों में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों के तहत जिला अस्पतालों व रेफरल अस्पतालों को उन्नत कर नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है तथा 157 नए मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं। इसके अलावा
आज संसद के दोनों सदनों में महंगाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। लोकसभा में कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी का विषय उठाया और सरकार से आग्रह किया कि कीमतों में की गई बढ़ोतरी वापस ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने सदन से वॉकआउट भी किया। संसद के निचले सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह विषय उठाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम अचानक बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अंदेशा पहले से था कि चुनाव खत्म होने के बाद इनके दाम बढ़ाए जाएंगे। राज्यसभा में भी विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने भारी हंगामा किया। इस वजह से सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज विश्व जल दिवस होने का जिक्र किया और जल संरक्षण की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। सदन ने चीन में सोमवार को एक विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कुछ देर मौन भी रखा। सभापति ने इसके बाद आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदन को बताया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों के मुद्दे पर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन सहित कुछ अन्य सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं। सारे नोटिस को अस्वीकार करते हुए उन्होंने शून्यकाल के तहत मुद्दे उठाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्य वंदना चव्हाण का नाम पुकारा। इसके बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।